हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। अपन टॉपिक पढ़ेंगे आज डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी डीएनए का रिप्लिकेशन है। उस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण क्या होता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण मतलब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशन आपको समझाते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण है, उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अपने मन में ये सवाल आता है कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो कब होता है। ये सवाल आता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है। सबसे मेन सवाल ये जो एग्जाम के अंदर आता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, तो इंटरफेज अवस्था में। अब इंटरफेज की कौन सी अवस्था में होता है, G1 अवस्था में होता है, G2 अवस्था में होता है, या S अवस्था में होता है, या M अवस्था में होता है। अपने पास 4 ऑप्शन है। अब मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक है, उसमें आ रखा है कि कौन सी अवस्था के अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है कि किस अवस्था के अंदर होता है। इसको कहते हैं प्रथम वर्धीय अवस्था, इसको कहते हैं द्वितीय वर्धीय अवस्था, इसको कहते हैं संश्लेषण अवस्था, और इसको कहते हैं माइटोटिक अवस्था यानी सूत्रीय विभाजन अवस्था। तो आपको बताना है कौन सी अवस्था के अंदर होता है। सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण अपन पढ़ रहे हैं, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है वो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंटरफेज की कौन सी अवस्था के अंदर होता है, चारों में से आप उत्तर सही बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो गया, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो गया, लेकिन अपन ने देखा कोशिका विभाजन नहीं हुआ, कोशिका विभाजन नहीं हुआ, तो क्या होगा। अगला सवाल ये बनता है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाता है लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो क्या होगा। तो आपको बताना बहुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, बहुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। जो कोशिका है उसमें कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है, सीबीएसई की जो 12th की किताब है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई बच्चों, यदि कोशिका विभाजन हो जाता है, यदि प्रतिकृतिकरण होता है और कोशिका विभाजन रुक जाता है, यानी कोशिका पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित नहीं होती हैं, तो कैसी कंडीशन उत्पन्न होगी, बहुगुणिता कंडीशन उत्पन्न होगी। यानी ये अपन कह सकते हैं स्वबहुगुणिता कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। कोशिका के अंदर गुणसूत्र जैसे 46 है तो उसके दुगने हो जाएंगे, ठीक है। 46 के दुगने होते हैं, अपन जानते हैं 45 गुणा 90 होते हैं, और 46 के दुगने हो जाएंगे 92। कितने हो जाएंगे, 92। तो कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, ये स्वबहुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण है उसके लिए कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है, इसके लिए कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अब एंजाइमों की आवश्यकता आपको बताना है। एंजाइम बहुत सारे आवश्यक होते हैं, तो सभी एंजाइमों को मिलाकर कहते हैं रेप्लिसोम। सभी एंजाइमों को मिलाकर कहा जाता है रिप्लिसोम के नाम से जानते हैं। रिप्लिसोम यानी बहुत सारे एंजाइम चाहिए, इसमें बहुत सारे एंजाइमों की आवश्यकता होती है डीएनए प्रतिकृतिकरण में। सबको मिलाकर कहा जाता है रिप्लिसोम। क्या कहा जाता है, रिप्लिसोम के नाम से जानते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से एंजाइम चाहिए। सबसे पहले एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा होता है जिसको अपन कहते हैं हेलिकेज, दूसरा एंजाइम हेलिकेज है। तीसरा एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमेरेज। चौथा एंजाइम होता है जिसको अपन कहते हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। फिर पांचवा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए
पॉलीमेरेज। छठा एंजाइम होता है जिसको अपन कहते हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। सातवां एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। आठवां एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है एंडोन्यूक्लियेज। ये सब एंजाइम के नाम आपको याद करने हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अब डीएनए जो प्रतिकृतिकरण है वो एक आसान क्रिया नहीं होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। सब एंजाइमों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, रिप्लिसोम कहा जाता है। ये सब एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम के नाम आपको याद करने हैं। सबसे पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड हेलिकेज, थर्ड है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। फिर उसके बाद इसको अपन क्या कहते हैं, टोपोआइसोमरेज के नाम से जानते हैं। फिर हेलिकेज है, फिर इसको अपन कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। ये 8 एंजाइम अपने को याद करने हैं, ठीक है। तो 8 एंजाइम अपन क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये आठों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप लिख लिख कर इनको याद करो, फिर एक एक का कार्य बताते हैं आपको, ठीक है। अपन डीएनए प्रतिकृतिकरण पढ़ रहे हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। डीएनए का प्रतिकृतिकरण आपको पता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, यानी डीएनए में द्विरज्जुक होते हैं, 2 रज्जुक होते हैं, ठीक है। एक रज्जुक होता है 5 से 3, क्या होता है, 5 से 3, और दूसरा होता है 3 से 5, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि डीएनए के प्रतिकृतिकरण में जो एंजाइमों की आवश्यकता होती है, उन एंजाइमों को अपन क्या कहते हैं, रिप्लिसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब अपन क्या करते हैं, आपको बताते हैं जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है वो कौन सी विधि से होता है, वो आपको बताना है। अर्धसंरक्षी विधि से होता है। कौन सी विधि से होता है, अर्धसंरक्षी विधि से होता है, यानी आधा स्ट्रैंड वही रहेगा और आधा स्ट्रैंड नया बनेगा। अब जैसे मान लो मनुष्य का गुणसूत्र है, मनुष्य के गुणसूत्र में क्या होगा, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहां से प्रारंभ होगा। ये सवाल आता है कि मनुष्य के गुणसूत्र में डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहां से प्रारंभ होता है। तो इसमें आंसर है कई स्थानों से, कई स्थानों से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है। तो इस तरह से कई स्थानों से क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। अब जीवाणु होता है, उस जीवाणु में भी क्या होते हैं, कई खांचे बन जाते हैं, और कई खांचों से क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है। अब ये अपन कह सकते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण एक दिशा में होता है, 2 दिशा में होता है, तो द्विशाखीय होता है, यानी द्विदिशीय होता है, ठीक है। द्विदिशीय होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी विधि से होता है, अर्धसंरक्षी विधि से और द्विदिशीय होता है। आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र में डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहां से प्रारंभ होगा, कई स्थानों से प्रारंभ होगा। जीवाणु में भी कई फॉर्क्स बन जाते हैं, कई खांचे बन जाते हैं, और वहां से क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है। अब आपके मन में सवाल आता है, ये एक अपने पास में डीएनए है, इस तरह से ये डीएनए है, इसमें अब प्रतिकृतिकरण करना आपको, एक स्ट्रैंड को अपन मान लेते हैं 5 और ये 3, और इधर 5 3। अब इसमें क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना है। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण में जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 से 3 दिशा में बनता है, यानी नया स्ट्रैंड होगा वो 5 से 3 दिशा में बनेगा। तो 5 से 3 दिशा में बनेगा, तो आपको बताना है कि 5 से 3 दिशा, स्ट्रैंड 5 से 3 दिशा के अंदर बनता है। अब सवाल आता है कि ये नया स्ट्रैंड बनेगा 5 से 3 दिशा में, तो जो आधारी स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, वो आपको बताइए 3-5 होगा, ठीक है। ये हुआ अपने 3 और ये हुआ 5। तो ये 5 से 3 दिशा में क्या होता है, नया स्ट्रैंड बनता है। ये अपने को ध्यान रखना है। जो नया स्ट्रैंड बनता है वो कौन से डायरेक्शन से बनता है, 5 से 3 दिशा की ओर बनता है।
यानी आधार स्टैंड या जो टेम्पलेट स्टैंड का काम करेगा, जो टेम्पलेट स्टैंड का काम करेगा वो कौन सा होगा, 3-5, और इधर भी क्या होगा, 3-5। ठीक है। डीएनए दो स्टैंड पे बनता है। एक स्टैंड होता है जिस पे डीएनए लगातार बनता है, उसको अपन कहते हैं लीडिंग स्टैंड। उस स्टैंड को कहा जाता है, डीएनए जिस स्टैंड पर लगातार बनता है उस स्टैंड को कहा जाता है लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। और डीएनए जिस स्थान पर टुकड़ों में बनता है उसको कहा जाता है लेचिंग स्टैंड। तो आपको ये सवाल पूछा जाता है कि डीएनए दो दिशा में बन रहा है, एक लगातार बन रहा है, उस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, यानी अग्रगामी खंड। अग्रगामी ये क्या है, अग्रगामी स्ट्रैंड है, अग्रगामी रज्जुक। और जिस पे डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है उसको कहा जाता है पश्चगामी रज्जुक। ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि एक स्ट्रैंड जिस पे डीएनए लगातार बन रहा है उसको क्या कहते हैं, अग्रगामी स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरे के ऊपर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है उसको कहा जाता है पश्चगामी स्ट्रैंड। अब सवाल आता है कि ये डीएनए है, इसमें ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड खुलेंगे, क्या होंगे, खुलेंगे और नया डीएनए बनेगा, उसमें कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो मनुष्य के अंदर ये ज्ञात हुआ है कि 38 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 38 मिनट का समय लगता है लगभग डीएनए के प्रतिकृतिकरण में। मनुष्य के अंदर डीएनए के प्रतिकृतिकरण में 38 मिनट लगते हैं और ई कोलाई के अंदर 20 मिनट का समय लगता है। अब अपन कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम होता है। मनुष्य के अंदर 38 मिनट के अंदर क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाता है। यानी इसमें 6 × 10 लगभग 9 नाइट्रोजन बेस होते हैं, बहुत अधिक संख्या में नाइट्रोजन क्षारक है, इसलिए लगभग 38 मिनट का समय लग जाता है। ये आपको मिनट याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी विधि से होता है, ये सवाल आता है। अर्धसंरक्षी विधि से। डीएनए का प्रतिकृतिकरण एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है। तो द्विदिशीय होता है, यानी एक स्ट्रैंड होगा वो आधार का काम करेगा और दूसरा स्ट्रैंड होगा वो भी आधार का काम करेगा। अब सवाल आता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण जिस स्ट्रैंड से प्रारंभ होता है वो कौन सा होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा, अग्रगामी खंड होगा। और फिर उसके बाद नया स्ट्रैंड बनेगा, उसको कहेंगे कि ये इसके ऊपर नया बना है, ये 5 से 3 दिशा में नया बनता है। अब अपने सवाल मन में यही बना है कि लीडिंग स्ट्रैंड और लेजिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए नया बनता है उसमें क्या फर्क होता है। लीडिंग स्ट्रैंड यानी अग्रगामी जो स्ट्रैंड है उसमें डीएनए बनता है वो लगातार होता है, और ये जो पश्चगामी स्ट्रैंड है इसके ऊपर जो डीएनए बनता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। इन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड। इनको कहा जाता है ओकाजाकी खंड। ठीक है, इनको कहा जाता है ओकाजाकी खंड। ये अपने को ध्यान रखना है। ये ओकाजाकी खंड होते हैं, इनके अंदर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनके अंदर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। तो ये छोटे छोटे खंड हैं। इन खंडों की एक वैज्ञानिक ने खोज की थी, ओकाजाकी ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओकाजाकी खंड। तो ओकाजाकी खंड क्या है, डीएनए के छोटे छोटे खंड है। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए रिप्लिकेशन है। बहुत अच्छा टॉपिक है। अपने को ये क्या करना है, एकदम पक्का याद करना है। इसमें छोटे छोटे सवाल की बजाय 4 नंबर का बड़ा सवाल आता है। ये परीक्षा के अंदर 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण समझाओ। तो अपने को सबसे पहले एंजाइम, एक एक एंजाइम का काम अपन समझते हैं। सबसे पहले है जिसको अपन कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम में ये क्या करता है, ये डीएनए है, इस डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इन स्ट्रैंड्स के हाइड्रोजन बंध को काटता है और ये क्या करता है, इनको अलग करता है दोनों स्ट्रैंड्स को। यानी अनवाइंडेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं अनवाइंडेज एंजाइम। ठीक है,
ये क्या करता है, इस दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर देता है, एक दूसरे से अलग करता है। सबसे पहले अनवाइंडेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम में ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगे अलग। फिर उसके बाद में आएगा एसएसपी प्रोटीन। एसएसपी प्रोटीन का काम होता है, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज एंजाइम को अपन अनवाइंडेज एंजाइम कहते हैं। इसमें एक आपको परिभाषा याद करनी है, प्रतिकृति उद्भव स्थल। सवाल आता है प्रतिकृति उद्भव स्थल क्या है या ओरिसाइट क्या है। तो ओरिसाइट का मतलब होता है प्रतिकृति जहां से प्रारंभ होती है उसको कहा जाता है प्रतिकृति उद्भव स्थल। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बंध को काटता है और प्रतिकृति उद्भव स्थल पर जाकर जुड़ जाता है। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया है, हाइड्रोजन एंजाइम है उनको अलग कर दिया है, काट दिया है, और ये प्रतिकृति उद्भव स्थल पर जाकर जुड़ गया है। जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है उसको कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल, वहां जाके ये अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड पर जाकर जुड़ जाता है और ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनको कुंडलित होने से रोकता है। ये इस तरह से कुंडलित हो सकते हैं तो इनको क्या करता है, ये सीधा बनाए रखता है, यानी इनकी जो वाइंडिंग है, इनके कुंडलन है, इनको कुंडलित होने से रोकता है। ये डीएनए को बिल्कुल स्ट्रेट बनाए रखता है। ये क्या करता है, ये प्रतिकृति उद्भव स्थल के पास जाके जुड़ जाता है और ये डीएनए के जो कुंडलन है, डीएनए को कुंडलित होने से रोकता है, डीएनए के को कुंडलित होने से रोकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि तीसरा एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है उसके ऊपर जहां तनाव होता है वहां जाके ये जुड़ जाता है। ये जहां पे तनाव महसूस हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो कुंडलन है ये खुल गए, ये खुला तो यहाँ तनाव महसूस होता है। ये वापस आप धागा उसको कभी यूं करते हो, खोल के सीधा करते हो तो कुंडलन यहाँ ज्यादा आ जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है ऊपर से तनाव आएगा और ये इकट्ठा हो सकता है, तो ये तनाव को रोकता है। इसका काम होता है कि तनाव को कम करना, जो कुंडलन के तनाव है, जो कुंडलन का तनाव है उसको ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज ये जहां प्रतिकृति उद्भव स्थल है उसके ऊपर कुंडलन है वहां जाके जुड़ जाता है। फिर उसके बाद होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्चुअल में क्या करते हैं, आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाते हैं, आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाते हैं जिसमें लगभग 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसको कहते हैं आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाते हैं जिसका नाम होता है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर आके क्या करता है, सबसे पहले जुड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, वो काम आते हैं मेनली। डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो क्या करता है, नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ता है और एक डीएनए की श्रृंखला बना देता है, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं उनको लाके जोड़ता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको लाके जोड़ता है, ठीक है। यानी डीएनए के अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको लाके ये जोड़ेगा और एक तरह से क्या बनाएगा, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। अब अपन कह रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये थर्ड और फर्स्ट में से जो फर्स्ट होता है वो किसी प्रकार की, जो अपन कह रहे हैं बीच में स्ट्रैंड कोई खाली रह जाता है तो उसको भरने का काम करता है। मान लो कोई न्यूक्लियोटाइड छूट गया तो उसको भरने का काम करेगा। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं इनको कहते हैं ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड। अब आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम।
डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम इन डीएनए के छोटे छोटे खंडों के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। इस तरह से ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, यानी जो डीएनए के छोटे छोटे खंड है, डीएनए के छोटे छोटे खंड है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। एक स्ट्रैंड पर तो डीएनए सतत बना है, यानी लगातार बना है, और दूसरे स्ट्रैंड पर डीएनए असतत बना है, यानी सेमी डिसकंटिन्यूस बना है। इन छोटे छोटे खंडों को कहते हैं ओकाजाकी खंड। इन खंडों को ये जोड़ देता है, इस तरह से ये काम आता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया भाई क्या होता है, तो आप बताओ कि ये सारे एंजाइम के काम हो गए। अगर डीएनए को किनारे से तोड़ना है तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम काम आता है, और डीएनए के खंड को बीच से तोड़ना होता है तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम आता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये सदैव 5 से 3 दिशा में बढ़ेगा। किस दिशा में बढ़ेगा? सदैव 5 से 3 दिशा के अंदर क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि भाई ये एंजाइम, इन एंजाइम के एक बार मैं कार्य वापस बता दूं। सबसे पहले एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। तो इस तरह से ये एंजाइम बहुत सारे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक एंजाइम है उसके धीरे धीरे कार्य याद कर लो आप लोग। सबसे पहले आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम को अपन कहते हैं अनवाइंडिंग एंजाइम या अनवाइंडेज एंजाइम। ये क्या होता है? प्रतिकृति उद्भव स्तर पर जुड़ा रहता है, और ये क्या करता है? इनके कुंडलन है उसको खोलता है। डीएनए के जो कुंडलन है वो आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, उनको ये क्या कर देता है? खोल कर अलग कर देता है। और एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक हो गया अपन लीडिंग स्ट्रैंड और एक हो गया लेजिंग स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को ये खोल कर अलग करता है। तो हेलिकेज एंजाइम का आपको कभी भी कार्य पूछा जाए तो आपको बताना इसको अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं। ये प्रतिकृति उद्भव स्थल पे जुड़ता है और क्या करता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है उनको तोड़ के अलग करता है। ठीक है, यानी फॉर्क होता है, उस फॉर्क पे जाके ये अटैच हो जाता है। अब आता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को SSB कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो क्या करता है कि डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड है उसको सीधा बनाए रखने का कार्य करता है। अब उसके बाद आता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का आपको कई जगह नाम मिलेगा, गाइरेज। इसको क्या कहते हैं? गाइरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको कई जगह आपको गाइरेज एंजाइम लिखा हुआ भी मिलेगा। ये डीएनए के तनाव या कुंडलन को कम करता है। डीएनए के तनाव या कुंडलन को ये क्या करेगा? कम करेगा। जो ये डीएनए को ऊपर से क्या हो रहा है? ट्विस्टिंग का तनाव आ रहा है। डीएनए पर जो ट्विस्ट है उसका तनाव आता है, उसको ये क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, आपने कभी भी धागा यूं अलग किया होगा तो यह तनाव या इकट्ठा हो जाता है, आप धागा छोड़ते ही वापस क्या होता है? वो इकट्ठा होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे तनाव या उसको कम करता है। फिर उसके बाद में आता है अपने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाता है जिसके अंदर 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आके सबसे पहले जुड़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है? आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अपने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, उसका काम होता है इस आरएनए प्राइमर को अलग करना। ये आरएनए प्राइमर को क्या करेगा? अलग भी करेगा, और साथ ही क्या होता है? ये अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स को लाके अटैच कर देगा। जैसे एडेनिन है तो उसके सामने थाइमिन लाके जोड़ेगा, गुआनिन है तो उसके सामने साइटोसिन लाके जोड़ेगा। 1 सेकंड के अंदर 2000 न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपन कह रहे हैं कि अगला एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ता है। अब ये डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, उन खंडों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। आपको कई इसमें लिखेंगे मिलेंगे 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, और कई ओकाजाकी खंड में आपको लिखा होगा 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड है वो तो आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको याद रखना है 100 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ओकाजाकी खंड में। ये ओकाजाकी खंड है, उसमें ये क्या करता है?
शुगर ये जैसे शर्करा है उससे फास्फेट जुड़ा हुआ है और अगली शर्करा के क्या है हाइड्रोक्सिल बंध है, उसके बीच में ये क्या करता है फास्फोएस्टर बंध का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ओकाजाकी खंड है उनको जोड़ने का काम करता है। सवाल आता है सतत रज्जु क्या है? सतत रज्जु क्या है? जिस पर डीएनए लगातार बनता है उसको सतत रज्जु कहते हैं। असतत रज्जु क्या है? जिस पे डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है उसको असतत रज्जु कहते हैं। यानी एक स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड और एक को कहते हैं लेजिंग स्ट्रैंड। अब ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एंजाइम है, इनके मैंने कार्य बता दिए। डीएनए पॉलीमरेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड को लाकर जोड़ना। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसके लिए ऊर्जा क्या कहां से प्राप्त होती है, इस क्रिया के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं 3 फास्फेट होते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। जैसे ट्राइफास्फो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ट्राइफास्फो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसके अंदर 3 फास्फेट है। ये बंध टूटते हैं फास्फेट के और इसमें ऊर्जा मिलती रहती है। ये भी सवाल आता है कि इस क्रिया में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। इस क्रिया में जो अपन कह रहे हैं, जैसे आप एटीपी देखते हो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे जीटीपी होता है, सीटीपी होता है, सीटीपी होता है, यूटीपी होता है और टीटीपी होता है। ये सब क्या है? ये ट्राइफॉस्फेट है। ये ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये टूटते हैं और इसमें ऊर्जा मिलती रहती है फास्फेट बंध टूटने के कारण। ये अपने को ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह से अपन डीएनए का प्रतिकृतिकरण पढ़ रहे हैं। अगर आप 12th क्लास में हो तो ये 4 नंबर का सवाल आता है बच्चों, और इसमें छोटे छोटे सवाल भी बहुत बनते हैं। तो आपको ये डीएनए का प्रतिकृतिकरण है, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और आपको कम से कम क्या है 2 पेपर या 3 पेपर याद करने हैं, ताकि आप उसको लिखकर 4 में से 4 अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे कंसंट्रेट करना है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो डीएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड का बहुलककरण करता है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको लाके ये क्या करता है, जोड़ता है और उनका बहुलीकरण कर देता है, यानी उनके बहुलक का निर्माण कर देता है। नेचुरल सी बात है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमीन और गुआनिन, ऐसे है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड। ये 5 है और ये 3 है और ये 5वां है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड को 5 से 3 दिशा में जोड़ना शुरू करेगा। कौन सी दिशा में? 5 से 3 दिशा में जोड़ना शुरू करेगा। गुआनिन के सामने ये साइटोसिन जोड़ेगा, थाइमीन के सामने एडेनिन को जोड़ेगा, एडेनिन के सामने थाइमीन को जोड़ेगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन को जोड़ेगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन को, थाइमीन के सामने एडेनिन को, थाइमीन के सामने एडेनिन को, एडेनिन के सामने थाइमीन को जोड़ेगा। ये स्पीड बहुत फास्ट होगी। यानी डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलककरण करना कुछ ही समय के अंदर, मिली सेकेंड के अंदर, यानी 1 सेकेंड के अंदर 2000 न्यूक्लियोटाइड, कितने 2000 न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ता है। कितने? 2000। मैंने कितने जोड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे से वो 2000 जोड़ता है और ये पूरी शुद्धता के साथ करता है, पूरी शुद्धता के साथ करता है। अगर शुद्धता नहीं होगी तो उत्परिवर्तन की संभावना हो जाती है। तो ये काम पूरी शुद्धता के साथ किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा। अब जैसे मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जीवाणु के अंदर जैसे ई कोलाई के अंदर 4 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड्स हैं और मनुष्य के अंदर जैसे 6.6 × 10⁹ तो इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, होने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे कि मनुष्य के अंदर 38 मिनट का समय लगता है और जीवाणु के अंदर 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी बहुत अधिक समय लगता है इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लाके जोड़ना। अब समस्या ये आती है कि इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का कहां से आती है? ऊर्जा इसी में से आती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
इन न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं। अपन न्यूक्लियोसाइड्स के ट्राइफॉस्फेट लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड से उनके ट्राइफॉस्फेट होते हैं, उनसे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, फॉस्फेट होते हैं, उसके बीच में बंध होते हैं। जब इन बंधों को तोड़ा जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे एटीपी भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है, वैसे न्यूक्लियोसाइड के ट्राइफॉस्फेट यहाँ उपलब्ध होते हैं, उनसे प्राप्ति हो जाती है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो डीएनए प्रतिकृतिकरण है वो कहां से प्रारंभ होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण जहां से प्रारंभ होता है, जीवाणु कोशिका, जैसे ई कोलाई जीवाणु कोशिका है, ई कोलाई जीवाणु कोशिका में, ई कोलाई जीवाणु कोशिका में, ई कोलाई जीवाणु कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतिकरण जिस स्थान से प्रारंभ होता है, जिस स्थान से प्रारंभ होता है, जिस स्थान से प्रारंभ होता है, उसको कहा जाता है प्रतिकृति उद्भव स्थल। उसको कहा जाता है प्रतिकृति उद्भव स्थल, या उसको कहा जाता है ओरी साइट, ओरी स्थान या ओरी साइट। यह सवाल 1 नंबर का परीक्षा के अंदर आता है कि प्रतिकृति उद्भव स्थल किसे कहते हैं। प्रतिकृतिकरण जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसको कहा जाता है प्रतिकृति उद्भव स्थल। अब प्रतिकृति द्विदिशीय होती है या एक दिशीय, तो आपको बताना है प्रतिकृति द्विदिशीय होती है, दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, एक दिशा में क्या होगा, लगातार प्रतिकृतिकरण होगा, दूसरे में आपको बताना टुकड़ों के अंदर प्रतिकृतिकरण होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण है, उसमें एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ में अन्य एंजाइमों की भी आवश्यकता होती है। अन्य एंजाइम होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। एक अकेला डीएनए पॉलीमरेज के साथ में अन्य एंजाइमों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अब अपन कह रहे हैं कि अन्य एंजाइम और ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज मिलकर डीएनए का प्रतिकृतिकरण करते हैं। अब ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड को कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं सतत स्ट्रैंड, और दूसरे को कहते हैं असतत स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड के नाम आपको याद रखने हैं। कुछ बुक्स के अंदर इस सतत स्ट्रैंड को लिखा हुआ है अग्रगामी खंड, अग्रगामी खंड, और इसको लिखा हुआ है पश्चगामी खंड, पश्चगामी खंड। तो अग्रगामी खंड और पश्चगामी खंड 2 खंड होते हैं। अग्रगामी खंड में डीएनए लगातार बनता है और पश्चगामी खंड में डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। डीएनए जिन छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है उन टुकड़ों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड। इन ओकाजाकी खंड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, इन ओकाजाकी खंड को आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर, कई बार 1 नंबर का ये सवाल आ रखा है कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है। डीएनए के छोटे छोटे, डीएनए के छोटे छोटे, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कि ये डीएनए है, इसमें एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक हैं, वो इस तरह से हैं, ये 5 है, सॉरी 3 से 5 दिशा है, ये इस स्ट्रैंड है। इसके अनुपूरक, जैसे ये एडेनिन लिखा हुआ, या अनुपूरक पूछे जाते हैं कि टी ए टी 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 ए और ए। इससे जो अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स वाला स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा होगा, इसके अनुपूरक क्या होगा, एडेनिन के सामने थाइमिन जुड़ेगा, एडेनिन के सामने थाइमिन जुड़ेगा, थाइमिन के सामने एडेनिन जुड़ेगा, थाइमिन के सामने एडेनिन जुड़ेगा, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। ठीक है, अब ये है एक जो मेन स्ट्रैंड है, और जैसे गुआनिन लिखा हुआ, गुआनिन के सामने कौन जुड़ता है, साइटोसिन। इस तरह से ये नया डीएनए बनेगा।
ये डीएनए बनेगा, ये आपको बताना है 5 से 3 दिशा में बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपको पूछा कि अलग अलग इसमें दे दिया, ए ऑप्शन ये, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो आपको इस तरह से अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स पहचान में आने चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है।